वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग RO 2023 के लिए री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 1 हम करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मॉक टेस्ट से लिए गए हैं, जो कि आपको मिलने वाला है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, वहाँ का मॉक टेस्ट है ये। तो चलिए आज के पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। कुल 50 क्वेश्चन हैं, जहाँ पर आपको जीएस के साथ साथ रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आज की क्लास अगर पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टडी ग्रुप्स में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो देखिए, विष्णु का जो वामन अवतार है उससे संबंधित जो त्यौहार है ये ओणम है। ठीक है, ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, केरल में मनाया जाता है ओणम, और ये विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ठीक है, कुंभ जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। कुंभ 4 जगह पर लगता है। बिहू आपका असम में मनाया जाता है और जन्माष्टमी भी ज़्यादातर उत्तर भारत में, बल्कि पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकन रॉक के बारे में। यहाँ पर हमारे पास 3 कथन हैं और इन 3 कथनों से हमें अपना आंसर निकालना है। कुल यहाँ पे 4 कथन हैं, 3 नहीं है, 4 कथन हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें अपना आंसर निकालना है। जो कथन सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, पहला जो कथन है, मेजर रॉक एडिक्ट 13 में, मतलब दीर्घ शिलालेख 13 में कलिंग अभियान के कारण हुई पीड़ा पर अशोक के पश्चाताप को दर्ज किया गया है। ये सही बात है। तो पहला कथन इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट 10th में दीर्घ शिलालेख 10 में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है। ये गलत है। जो दीर्घ शिलालेख 10वां है वहाँ पे लुम्बिनी यात्रा का वर्णन नहीं किया गया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। मेजर रॉक एडिक्ट 12 में धम्म महामात्यों को अशोक द्वारा स्थापित अधिकारियों की नई श्रेणी के रूप में संदर्भित किया गया है। ये वाला भी जो शिलालेख है ये सही बात नहीं है। धम्म महामात्यों की बात जो है वह 5वें रॉक कट में कही गई है, तो तीसरा वाला भी जो है ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट 12 में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता दिखाने के बारे में बताया गया है। तो चौथा वाला सही है, मतलब हमारे 2 कथन सही हैं, पहला और चौथा। तो हम इस प्रकार से जो कूट बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हैं मैंने, जो कि शिलालेखों के बारे में बताता है। कुल 33 शिलालेख हैं। ठीक है, दीर्घ शिलालेख और स्तंभ लेखों को मिलाकर के सभी को। ठीक है, और एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि अशोक के शिलालेखों में उसको देवनाम्पी या फिर प्रियदर्शी या प्रियदस्सी भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? राजा का प्रिय। ठीक है, तो ये बात देवताओं का प्रिय, ये नाम ध्यान रखिएगा। अशोक को उसके शिलालेखों में देव नाम प्रिय नाम से बोला गया है। भारत के पूर्वी भाग में जो शिलालेख पाए गए हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, जबकि उसके साथ साथ मगधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। पश्चिमी भाग में जो शिलालेख पाए गए हैं वहाँ पर खरोष्ठी लिपि का उपयोग हुआ है और संस्कृत भाषा से मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, जो पहला शिलालेख पढ़ा था, सबसे पहले डिकोड किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अशोक ने, जैसा कि हमने देखा, 13वें शिलालेख में अशोक की जीत की बात बताई गई है और कलिंग अभियान के बारे में बताया गया है। 12वें में विभिन्न धर्म संप्रदायों को सहिष्णुता से रहने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या जो है सबसे अधिक थी। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? तो पहला क्या कह रहा है कथन, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दोनों दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जो जागीरदार होते थे, ये क्या होते थे कि वेतन के बदले में जो भूमि दे दी जाती थी वे जागीरदार कहलाते थे। ठीक है, तो पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जागीरदारों को किए गए
भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के पास राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये जो दूसरा वाली बात यहाँ पर कही गई है, राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, ये गलत है। राजस्व अधिकार जो है वंशानुगत होते थे और जागीरदारों की जो भूमि होती थी ये भी वंशानुगत, आवंटन वंशानुगत नहीं होता था। जो सैनिक सेवाएं होती थी, सैनिक सेवाओं के बदले में भूमि दी जाती थी, ठीक है, उन्हें ही जागीरदार बोला जाता था। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही गलत हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विस्तृत रूप में यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। वैसे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ऊपर मैंने बता दी है, ठीक है। इसलिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर अवस्थित थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है सूरत में अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में पहली ब्रिटिश समझौता जो हुआ था 1618 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तभी सूरत में एक कारखाना स्थापित किया था और चार्टर कहाँ से मिला था? जो मुग़ल सम्राट था जहांगीर, वहाँ से चार्टर दिया गया था, ठीक है। उस समय बॉम्बे जो था पुर्तगाल के नियंत्रण में था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज़ों को कैसे मिला था पुर्तगाल? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनका विवाह हुआ था अंग्रेज राजकुमार के साथ, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय से विवाह हुआ था, तभी उनको दहेज में मिला था क्या? मुंबई, या उस समय उसे बम्बई कहते थे, ठीक है। तो ये बातें सारी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बाकी की चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा कब की गई थी? तो एमजी रनाडे और जीवी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 2 अप्रैल 1870 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। 2 अप्रैल 1870 में कहाँ पर हुई थी, ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो इसमें पहले ये देख लीजिए कि पुणे सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक सहित स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय कद के कई प्रमुख नेताओं को अवसर प्रदान किए थे और इसमें गठित किया था। तो इसमें थे कौन कौन? और इसमें एस.एच. चिपलूकर और एम.जी. रनाडे भी थे, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक संगठन थी, ये राजनीतिक संगठन नहीं थी, सामाजिक संगठन था, जो कि भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करने और किसानों को कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नेता दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं कि कहाँ पर कौन लीड कर रहा था, और हमें सही जो युग्म हैं वो बताने हैं। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे, ये सही बात है, ठीक है। बिहार में गोपाल बंधु चौधरी नहीं कर रहे थे, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये पेशावर में लीड कर रहे थे, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो कूट बनेगा ये बनेगा केवल 1 और 3, ठीक है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने सभी भारतीयों से ये अपील की थी कि कोई भी अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगा और जो कार्य करता है उसका बहिष्कार करेगा, ठीक है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, दांडी मार्च के द्वारा। दांडी मार्च शुरू हुआ, फिर उसी को ही आगे बढ़ाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च में क्या किया गया था? 6 अप्रैल को दांडी के तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। समूचे देश में नमक पर जो कर लगता था उसके विरोध में ये नमक कानून तोड़ा गया था। पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? झांसी की रानी सैन्य दल भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की पहली महिला इकाई थी। तो ये सही कथन है कि जो पहली महिला इकाई थी उसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था, ठीक है। दूसरा क्या है? आईएनए का गठन 1942 में राज बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये वाला भी कथन सही है, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या कथन है देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना दक्षिण पूर्व एशिया में एक भारतीय सैन्य शाखा थी जो सिंगापुर में सक्रिय थी। तो तीसरा वाला कथन भी सही है।
इस प्रकार से जो तीनों कथन है ये सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की थी? 1942 में की गई थी, रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा। और 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्जीवित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में एक शाखा जो है कार्य कर रही थी, सक्रिय थी। तो क्या है जो तीसरा कथन बनता है ये भी सही था। ठीक है, अप्रैल 1942 में इसके आधिकारिक गठन के बाद अगस्त 1945 में इसको भंग कर दिया गया था और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जापानी सेना ने सेना बनाने में जो है मदद की थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 45,000 भारतीय युद्ध कैदी शामिल थे, जिन्हें 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद पकड़ लिया गया था और वहाँ इन कैदियों पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, लाल किले में। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आज़ाद हिंद की जो अनंतिम सरकार का गठन है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कैथे बिल्डिंग में राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री युद्ध मंत्री होने के नाते आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार का गठन करने की घोषणा की थी। ठीक है, जापानियों ने इस इमारत का इस्तेमाल अपनी भाषा में प्रचार प्रसार करने के लिए किया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? खनिज भंडार दे रखे हैं। ठीक है, तो लाइबेरिया में सबसे ज़्यादा जो खनिज भंडार हैं वे हैं लोहे के। ठीक है, तो लाइबेरिया को लोहा से मैच कर दीजिए, 1 से मैच हो जाएगा। गिनी में आपको मिलेगा बॉक्साइट, 4 से मैच कर दीजिए। टोगो में आपको मिलेगा फॉस्फेट और नाइजर में यूरेनियम। ठीक है, ये हो गई मैचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लॉस एंजल्स यहाँ पर होना चाहिए, ए के आगे। ऑटोमोबाइल उद्योग जो है लॉस एंजल्स में है, तो पहला वाला युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये पहला वाला गलत हो जाएगा। जहाज निर्माण उद्योग भी लुसाका में ठीक नहीं है। विमान उद्योग फ्लोरेंस में नहीं है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में या पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग होता है। तो जो चौथा है, मतलब जो डी है, ये सही ऑप्शन है, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। ठीक है, डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। ठीक है, यही युग्म सही है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो जो सिंधु नदी है ये पंचनद में शामिल नहीं है। रावी, झेलम और चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब। ठीक है, इसके साथ साथ सतलज नदी ये पंचनद में शामिल होती हैं, इन्हें ही पंचनद कहा जाता है। जो सिंधु नदी है ये पंचनद में शामिल नहीं है। तो आप क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र जो है आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया गया है। ठीक है, वहाँ पर डायग्राम बना के पूरी तरीके से समझाया है। अगर आप लोग समय निकाल के ये वीडियो देख लेते हो तो ये सिंधु नदी तंत्र का जो कंसेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आप अपनी ज्योग्राफी की क्लियर कर सकते हो। ज्योग्राफी से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ला लीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? ला लीना तब देखा जाता है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य से अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ला लीना या ला लीनो कब देखा जाता है? जब जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है ये सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तब ये घटना दिखाई पड़ती है। या दूसरा कथन देखते हैं, या पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एक मजबूत उच्च दबाव की ओर जाता है। जो पानी होता है जब ठंडा हो जाता है प्रशांत का पानी, तो जो लहरें हैं वो नीचे की तरफ आती हैं और गर्म पानी से रिप्लेस कर दी जाती हैं। इससे क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाता है जो कि मानसून में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा कह रहा है, इसके परिणाम स्वरूप भारत में तुलनात्मक रूप से खराब मानसूनी बारिश होती है। ये वाला कथन सही नहीं है। जब ला लीना देखा जाता है तब जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है वो जोर पकड़ती है, अच्छी वर्षा होती है भारत में। तो हमारे क्वेश्चन के जो आंसर सही बनेगा कूट,
ये बनेगा केवल 1 और 2, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो देखिए खरीफ की जो फसलें होती हैं उनको हम इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि गेहूं की फसल रबी की होती है, ठीक है, मक्का भी रबी की फसल होती है, चावल और कपास, ठीक है, और मक्का, ये सारी खरीफ की फसल होती हैं जो कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा 1, 3 और 4, ठीक है। रबी की अगर आपको पता है तो रबी वाले उसमें से निकाल दीजिए तो आपको खरीफ मिल जाएगा। जायद भी कभी कभी होता है लेकिन वो आपको पता चल जाता है। जो जायद की फसल होती है ये अप्रैल मंथ में बोई जाती है और जून जुलाई तक उसकी कटाई हो जाती है। जो खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जो फसलें होती हैं ये जायद में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको यहाँ पे एक सूची दे रखी है जहाँ पर खनिज के निक्षेप दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, हमें इसकी मैचिंग करनी है। तो जिप्सम कहाँ पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका राजस्थान में। ग्रेफाइट के खनिज निक्षेप कहाँ पर मिलेंगे आपको, गुजरात में मिलेंगे। फेल्सपार ये कहाँ पर मिलेगा, फेल्सपार आपको मिलेगा, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। फेल्सपार कहाँ पर मिलेगा, फेल्सपार आपको गुजरात में मिलेगा और निकिल आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक। ये हमारी मैचिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के बहुत एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो पुडुचेरी में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है। वहाँ पे जो लिंगानुपात है महिलाओं का ज़्यादा है पुडुचेरी में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें मैच करना है सही वाले को, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आएगा। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 18 को यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, ये आर्टिकल 18 मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 18 ये इधर से इधर आएगा, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो ये इससे मैच हो जाएगा 3rd से, ठीक है। उसके बाद आता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, इसको 4 से मैच कर दीजिए। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में आता है, अनुच्छेद 29 में आता है। और राइट टू एजुकेशन किस में हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन जो है आपका अनुच्छेद 21A में आता है। ये पूरा लिखा नहीं है, अनुच्छेद 21A में आएगा आपका राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। ये सारे जो भी दे रखे हैं अनुच्छेद यहाँ पर, ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट्स की डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लास देख सकते हो और वहाँ से जितने भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन हैं आपके सारे बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है, उसको देख लीजिएगा, पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के वीटो से संबंधित है। पहला देखिएगा, पूर्ण वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक की स्वीकृति पर रोक। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, जो कि एक पूर्ण वीटो क्या कहलाता है, विधायिका जो भी अधिनियम पारित करती है, विधेयक पारित करती है, उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकता है, उसे पूर्ण वीटो कहा जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो युग्म है ये सही सुमेलित है। योग्य वीटो, साधारण बहुमत से विधायिका द्वारा अधिरोहित किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। योग्य वीटो ये चीज़ नहीं होती है। पॉकेट वीटो देख लेते हैं, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं। राष्ट्रपति जो है, जब विधायिका द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और उस पर अपनी कोई भी स्वीकृति ना देता है, ना उसको रोकता है, बल्कि अपने पास रख लेता है, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। तो हमारा जो कूट बनेगा आंसर का, ये बनेगा केवल 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। वीटो के प्रकार देख लीजिए, राज्य में कार्यपालिका के द्वारा वीटो की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, जबकि केंद्र में या यूँ कहें कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, वो उस पर अपनी किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, या फिर उसको अपने पास रख सकता है, ठीक है। योग्य वीटो की डेफिनेशन देख लीजिए, जिसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से खारिज किया जा सकता है, उसे योग्य वीटो कहते हैं।
एक और होता है निलंबनकारी वीटो, जिसे विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है, ये निलंबनकारी वीटो होता है। और पॉकेट वीटो आप लोगों को पता ही है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, उसको अपने पास रख लेता है, ये क्या हो जाता है, पॉकेट वीटो हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 4 दे रखे हैं नाम, इन चारों राज्यों में है। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4, चारों राज्यों में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है, इसके साथ साथ क्या है, विधान परिषद भी है। ये द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है राज्यों में। तो ऑप्शन जो 4 है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा की तर्ज पर या यूँ कहें राज्यों में जो विधानसभा होती है ये निम्न सदन होता है, जबकि विधान परिषद जो होती है राज्यों में उच्च सदन होती है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे साल पर 1/3 सदस्य अपने कार्य से मुक्त होते रहते हैं, अपने पद से रिटायरमेंट लेते रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका वाले कितने राज्य हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, इनको नाम आप लोगों को याद रखने हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधायिका होती थी, लेकिन उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, इसलिए वहाँ पर द्विसदनीय विधायिका अब नहीं है। ठीक है, डिसॉल्व हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना घटाकर की जा सकती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर ये आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा दिया जाए तो मिल जाएगा आपको एनएनपी से, अगर जीएनपी घटा दिया जाए तो ह्रास मूल्य, ठीक है, घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएनपी क्या होता है, एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसमें से ह्रास मूल्य घटा दिया जाता है, तब आपको क्या मिलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीडीपी आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, ये आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध दर्शाता है। तो जो फिलिप वक्र है ये संबंध दर्शाता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिप वक्र एक ऐसी अवधारणा है जिसे SW फिलिप के द्वारा विकसित किया गया था। ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में एक स्थिर और विपरीत संबंध है। ठीक है, मतलब जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति घटती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP की घोषणा की है। तो गन्ने की फसल के लिए FRP की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। भारत में तंबाकू कहाँ से आई थी, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, वर्जीनिया जो है तंबाकू का भारत में अधिकतम उपयोग किया जाता है। तंबाकू का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है, ये गुजरात में होता है, और अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, ये चीन के द्वारा उत्पादन अधिकतम किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है हर साल, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इस बार इसकी थीम क्या थी, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अब जो है मुख्यमंत्री कौन है, ये जगनमोहन रेड्डी नहीं है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हो गए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और राज्यपाल अब्दुल नज़ीर हैं और राजधानी अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी की खाई क्या दर्शाती है। तो गरीबी की खाई जो है गरीबी रेखा और उसके नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के बीच का अंतर दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ ए और बी है। एक तरफ बीमारियां हैं, दूसरी तरफ किसकी वजह से या किसकी कमी से बीमारी होती है वो, ठीक है, हमें मैचिंग करनी है। तो क्वाशियोकर जो है ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, इसमें शरीर अत्यधिक पतला हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से मिला देंगे इसको। उसके बाद कमज़ोर अस्थियां और पेशियां क्यों हो जाती हैं, ये हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। अरक्तता आयरन की कमी से होती है, ये बी से मैच होगा, ठीक है, अरक्तता आयरन की कमी को इधर आएगा, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है, इसको मैं DOI लिखे दे रही हूँ। उसके बाद गॉइटर जो है ये आयोडीन की कमी से, जिसे घेंगा भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी हो गई मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, चूँकि हवा से कांच में जा रहा है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगा, तो ये सामान्य रेखा की ओर झुक जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के माध्यम से दूसरे में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन है, ठीक है। अपवर्तन बता रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब तरंग जाती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही अपवर्तन कहा जाता है। जब भी यह किसी कोण पर विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से यात्रा करता है तो एक प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है। यह चाल में परिवर्तन से दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। उदाहरण बताया गया है, पानी में हवा द्वारा यात्रा करना, प्रकाश की चाल जो है कम हो जाती है क्योंकि यह एक कोण पर यात्रा करना जारी रखता है, जबकि हवा से कांच में यात्रा करता है जब प्रकाश, तो यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है और प्रकाश की जो चाल है वो धीमी हो जाती है और दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपवर्तन के बारे में है, अपवर्तन को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्क वेल्डिंग के संबंध में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग जब की जाती है तो वहाँ पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग क्या होता है, एक चाप बनाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं जो कि बहुत अधिक तापमान बनाता है या उच्च तापमान धातु को पिघला देता है, जिसे जोड़ा जाना होता है, और पिघली हुई धातुएं जब ठंडी होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। ये एक तरीके की वेल्डिंग है जो धातु और संपर्क बिंदु में धातुओं के पिघलने से होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड के माध्यम, जिसे धातु की छड़ी है वो इलेक्ट्रोड का काम करती है और एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाने के लिए बिजली की आपूर्ति का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में, आर्क वेल्डिंग के बारे में। इसमें क्या उपयोग होता है, हीलियम गैस उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 5 जिलों में फैला हुआ है, कुरनूल, उसके बाद जो दूसरा ज़िला है ये है प्रकाशम जिला, गुंटूर, नलगोंडा, और उसके बाद महबूबनगर, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में मिला जुला फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कई जलाशय और ये पर्यटन वाला स्थान है, ठीक है। ये बाघ आरक्षित वन क्षेत्र है जो कि नल्लामलाई के वन क्षेत्र में अवस्थित है, नल्लामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। अगला क्या है, राष्ट्रीय बाघ संघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, ये सही बात है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसमें से पहला गलत है, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यही 2 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस प्रोटोकॉल ने CFC को पूरी तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो CFC को समाप्त करने का निर्णय जिस प्रोटोकॉल के द्वारा लिया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CFC क्या है? CFC रेफ्रिजरेटर्स और AC से निकलने वाली गैस थी जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाती थी, ठीक है। 1987 में ये किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और ये व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए इसे पर्यावरण संरक्षण समझौता भी माना जाता है। CFC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है
जिसमें उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। और ये क्योटो इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये क्योटो के जापान शहर में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। और अस्तित्व में कब आया? 16 फरवरी 2005 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अगला क्या है, अगला है टोक्यो सम्मेलन। ये टोक्यो सम्मेलन दंडात्मक कानून है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि जैव विविधता सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? तो हिंडन नदी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है और बहती हुई ये गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और प्रतापगढ़ जिले के ये कुंडा शहर में अवस्थित है, जिले के कुंडा जगह है, वहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो 13 पक्षी अभ्यारण्य मिलेंगे। सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है। और ये कब स्थापित किया गया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन क्या है? शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन करिए, ठीक है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो प्रयागराज की करचना तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये सही बात है। मनकुवर शिलालेख बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा बनाया गया था, ये भी सही बात है। भितरी अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल को दर्शाता है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी विकल्प गलत नहीं है, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। जनसंख्या और जो सेंसस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों से संबंधित जोड़ियों को सही ढंग से हमें मेल खाना यहाँ पे मिलाना है। तो वाराणसी में कौन कर रहे थे नेतृत्व? तो वाराणसी में लियाकत अली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मथुरा में कदम सिंह हो जाएंगे। मुरादाबाद में कौन हो जाएगा? अब्दुल अली खान हो जाएंगे। और बिजनौर में मोहम्मद खान, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको यूपी स्पेशल में ये 1857 की क्रांति से संबंधित या उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाई गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हो। उसके साथ साथ जो और स्थान है उनके भी यहाँ पर नाम दे दिए हैं। जैसे कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा था? नाना साहब तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ये तीनों थे। वाराणसी इलाहाबाद में लियाकत अली थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। जबकि झांसी में कौन नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का? रानी लक्ष्मीबाई। फैज़ाबाद में कौन हो जाएगा? अहमदुल्ला हो जाएंगे। और फर्रुखाबाद में तुफजल हसन खान। बिजनौर में मोहम्मद खान। मुरादाबाद में अब्दुल अली खान और बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। ग्वालियर में तात्या टोपे और मथुरा में देवी सिंह और कदम सिंह। ये ऑलमोस्ट सारे जो है जगह और नेतृत्वकर्ता के नाम यहाँ पर दिए हैं मैंने, जिससे कि आप लोगों को ये सारे याद रहें, ठीक है। 1857 की क्रांति एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सीधे ही बनते हैं, बस उसको डीपली पढ़ना होता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। जब भारत गणतंत्र बना उसके बाद दूसरे राज्यपाल कौन बने? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है? तो अपशिष्ट का पुनरावर्तन, मतलब अपशिष्ट जो होता है क्रिएट होता है शहरों से और उसकी रिसाइकलिंग है, ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये सीमित संसाधनों के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? तो ये इंदौर को मिला था 2023 के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की आवश्यकता उन मामलों में
लंबे समय से लंबित मुकदमों का निपटारा करना है जहां किसी मध्यस्थता आदेश को किसी भारतीय अदालत में चुनौती दी गई थी। दूसरा क्या है, यह योजना उन विवादों पर लागू नहीं होगी जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार है या उसके निकाय हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कथन सही है, जबकि पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। यह योजना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को कवर करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, यह योजना केवल उन विवादों पर लागू होगी जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार है या उसके निकाय हैं। ठीक है, तो केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर 2 ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, जिसे 2015 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो 2015 में अमृत मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका कि उद्देश्य था सीवरेज के बाद जल आपूर्ति करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है। तो ये डैनियल मैकगेही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है, BCIM आर्थिक गलियारे का लक्ष्य कोलकाता को यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से जोड़ना है। दूसरा क्या कहता है, इसमें सीमा पार परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संपन्न आर्थिक बेल्ट के गठन की परिकल्पना की गई है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो जिम स्केया को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पर आते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, वैश्विक स्तर के साथ साथ क्षेत्र और देश के अनुसार भूख को मापता है और ट्रैक करता है, जिसे यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये पहला वाला जो कथन है ये सही है। दूसरा क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना के लिए अल्प पोषण और बाल दुर्बलता केवल 2 संकेतक हैं। तीसरा क्या कहता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2023 में भारत को 111वां स्थान दिया गया है 125 देशों में से। तो पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है, केवल 2 संकेतक नहीं है, ज़्यादा संकेतक हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है और हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा पद आएगा ये चारों ऑप्शंस में से। तो PGLT, इसके बाद RHNU आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है आप लोग देख सकते हो कि P के बाद R आ रहा है, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, R के बाद T, ये पूरा +2 हो रहा है। तो देखिए G के बाद H आ रहा है, +1 है। फिर H के बाद I है, ये सारा +1 है। अगले में देखेंगे तो इस तरीके से क्या क्या बनेगा, यहाँ पे V के बाद X आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद K आएगा, +2 करेंगे पहले, उसके बाद +1 करेंगे, फिर -1, ऐसे ये चलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा XKTX आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, यहाँ पे ये ग्रिड दे रखी है, खाली वाला जो बॉक्स है यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिक लग रही है वो क्या है, देखिए पहला वाला जो है, अगर रो वाइज बात करें तो ये देखो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, +9 + 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 162 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले को सॉल्व करो, 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और +11 + 6, ठीक है, तो 174 आएगा। तो अगले वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और 8 और 13 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक से बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 254। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा। ये लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप लोग अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक महिला की तस्वीर देखकर
विनीता ने कहा वह मेरे भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये मान लीजिए ये कोई विनीता है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, विनीता को वी लिख ले रही हूँ मैं, ठीक है। विनीता के पिता, विनीता ने क्या कहा, मेरे पिता के भाई, तो ये इनके भाई हो गए, ठीक है, इसको ब्रदर लिख दिया है मैंने। और भाई के पिता, इसके फादर, इनकी पत्नी, जो फोटो में महिला दिख रही हैं वो हैं, ठीक है। यहाँ पे महिला, इनको मैं एफ लिख देती हूँ। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करो तो जो विनीता के पिता हैं, मतलब ये इनके चाचा, ठीक है, चाचा के पिता की पत्नी है, मतलब ये दोनों भाई हैं। तो जो विनीता के पिता के भाई हैं, दोनों सेम भाई हैं, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों के पिता सेम हो जाएंगे, मतलब ये विनीता की दादी हैं, ठीक है। ये दादाजी हो गए विनीता के, यहाँ से ये दादाजी हो गए, इनकी पत्नी है तो ये दादी हो गई। अब दादी जैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये पिता की माता हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पिता की माता, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिशाओं वाला है। मोहन का घर दक्षिण की ओर है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हो जाता है आपका, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब मोहन का घर देखते हैं। मोहन का घर जो है दक्षिण की ओर है, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये दक्षिण की ओर, ठीक है। अब मोहन अपने घर से निकलता है और सीधा 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर चला गया। उसके बाद 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर चलता है। तो सीधा जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा तो ये 6 मीटर चला, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ेगा तो ये 24 मीटर चला। ये 30 मीटर थी, ये 6 मीटर है और ये 24 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अंत में वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। ये बाएं मुड़ेगा और ये 2 मीटर चलेगा, ठीक। तो अब करना क्या है, उसके घर और किराने की दुकान के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे समझने का प्रयास करो कि ये 30 मीटर है, 30 मीटर, ये 24 मीटर चला था, तो यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ तक ये 6 मीटर बची हमारे पास, ठीक है। ये 6 मीटर चला था, 2 मीटर ये है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई। अब सबसे छोटी डिस्टेंस ये हो जाएगी किराने की दुकान और उसके घर के बीच की। अगर देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, कर्ण की लंबाई निकालनी है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसको इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा क्या, हमारे पास निकल आएगा कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी आपकी 10। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 10 मीटर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं पर क्लास को रोकेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा स्टडी ग्रुप्स में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पढ़ते रहिए बेस्ट विशेस के साथ। थैंक यू।